हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य भूगोल जो घटना चक्र की बुक है 2025 की जो लेटेस्ट एडिशन है इसकी, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम नोट्स देखेंगे और चैप्टर अपना क्या है। आज का जो चैप्टर है दोस्तों अपना देशांतर रेखा और मानक समय। देशांतर रेखा और मानक समय, इसमें क्या संबंध है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या हैं, और क्या बातें आपको जाननी चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें पहले हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हैंड रिटेन नोट्स जो है वो काफी बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, या फिर पुरानी वीडियो, मेरे पहले की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप समझ पाएंगे। इससे पहले की अगर 3 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं जियोग्राफी की तो जरूर से देख लें। और हैंड रिटेन नोट्स के बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो भी अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं या फिर यूपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं इस टाइप का नोट्स मैंने बनाया है, और बाकी आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे। तो चलिए पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज पर, जो कि इस बुक से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। और ये लेटेस्ट बुक इसीलिए है ताकि कोई भी क्वेश्चन अभी तक जो पूछा गया है वो छूटे नहीं। इसमें 1990 से 2025 के फरवरी तक के सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है द जीएस सॉल्वर उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हम नोट्स के माध्यम से शुरू करेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले अब हमें मानक समय पढ़ने के लिए, देखिए मानक समय तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना होगा। प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जिसको हम प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन लाइन आप कह सकते हैं। एक्चुअली में अगर आप ये समझ के चलिए कि ये जो सर्कल है ये पृथ्वी है, तो इसमें सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप। सबसे ऊपर में होता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और सबसे नीचे में मिलेगा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो आपके ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा जो पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा बोलते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी कि प्राइम मेरिडियन। और ये भी याद रखिए कि इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं, जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इन सभी रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। जितनी भी रेखाएं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक राउंड लगा देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखाएं बोलते हैं। सॉरी, काल्पनिक बोल रहा हूँ, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो जो ठीक बीच का है उसको 0 डिग्री पर हम मापते हैं, फिर इधर आपके 1 2 3 करके 180 तक जाता है, और इधर भी आपका 1 2 3 करके 180 डिग्री तक जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब अगला चीज क्या है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है आपका, यह लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। तो लंदन के शहर ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच माध्य समय रेखा भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी इसको कहने का कारण क्या है, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब जितने भी अलग अलग देश हैं वहां पर टाइम को मापने के लिए, यानी कि टाइम मेजरमेंट के लिए, समय को मापने के लिए इसको एक आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम आगे समझ पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि देशांतर रेखा का समय से क्या लेना देना है। देखिए, अगर हम बात करें देशांतर रेखा और समय के बारे में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, सबसे पहला चीज कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे को हम 1440 1440 मिनट भी बोल सकते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि पूरा एक राउंड ये घूम जाती है अपने अक्ष पर, ऐसे समझिए। ठीक है, और चूंकि इसको 360 डिग्री घूमना रहता है, तो हम हर एक डिग्री पर एक एक देशांतर रेखा खींच सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि ये 0 डिग्री वाला है बीच वाला, उसके बाद आप ऐसे ऐसे करके हर एक डिग्री पे एक देशांतर रेखा खींच सकते हैं। इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या मानी गई है वो 360 मानी गई है, क्योंकि 360 डिग्री ओवरऑल इसको घूमना रहता है, इसलिए कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है। और इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा, तो आप क्या बोलेंगे,
आप ऐसे समझिए कि देखो दोस्त, 360 डिग्री पूरा घूमना था तो टाइम कितना लग गया, आप बोलेंगे 24 घंटे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री घूमने में इसको टाइम कितना लग गया, 24 घंटे को मिनट में लिख लो तो आप बोलोगे कि 1440 मिनट। ठीक है, तो अब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा, तो आप बोलोगे 1440 और बटा का 360, और 36 चौकी 144 होता है, तो ये काटोगे तो 4 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1 डिग्री अगर देशांतर घूमना है तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में टाइम में कितना अंतर आएगा, तो आप बोलोगे कि 4 मिनट का डिफरेंस आएगा 1 मिनट के लिए। ऐसे ही अगर ये 15 मिनट का हम बात करें, या फिर 15 डिग्री देशांतर, मिनट नहीं 15 डिग्री देशांतर की बात करें, कि अगर 15 डिग्री देशांतर घूमना हो तो देखो ये 15 गुना हो रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये 15 गुना हो जाएगा। अगर 15 से गुना करोगे तो 15 चौके 60 मिनट। इसका मतलब हुआ कि 15 डिग्री देशांतर घूमने पर टाइम में कितना अंतर आ जाएगा दोस्तों, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, बहुत ही काम की चीज है। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप अगर ये बात समझ पाएंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। ये दो चीजें याद रखिए, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमा जा सकता है, या फिर पृथ्वी जब 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करती है तो 4 मिनट का टाइम वहां पर हम मानते हैं। ठीक है, और वैसे ही 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटा का समय लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे और इसका इस्तेमाल भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे अब सूर्य और देशांतर में क्या संबंध है, सूर्य का देशांतर से। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूर्य जो है वो पूर्व की ओर उदित होता है, यानी कि सूर्योदय पूर्व में होता है। इसका कारण क्या है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए सूर्य जो उदित होता है वो पूर्व दिशा में ही उदित होता है। अब बात करेंगे कि 0 डिग्री देशांतर जो है, जिसको हम प्रधान यामयोत्तर रेखा बोलते हैं, यानी कि जीएमटी भी जिसको बोलते हैं, वो पूर्व की ओर जाने पर 0 डिग्री देशांतर से, यानी कि जीएमटी से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो उसको जीएमटी से आगे बढ़ना कहेंगे, और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो उसको हम जीएमटी से पीछे बढ़ना कहेंगे, या फिर पीछे रहना भी कह सकते हैं। जैसे मान लो ये आपका अगर पृथ्वी है और ये जीएमटी है, तो अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं ईस्ट की तरफ, तो हम बोले कि आगे जा रहे हैं, यानी कि पूर्व की ओर। और अगर हम मान लीजिए ये 10 डिग्री आगे बढ़ गए, तो आप बोलोगे कि 10 डिग्री हम आगे चले गए। लेकिन अगर पश्चिम की ओर यही 10 डिग्री आ जाए, ये लाइन अगर 10 डिग्री आपका वेस्ट है, तो आप बोलोगे कि हम प्रधान यामयोत्तर रेखा से, यानी जीएमटी से 10 डिग्री पीछे आ गए हैं। ठीक है, ये बात है, और यही चीज टाइम के लिए भी लागू होगा। अब एक चीज और आप समझिए, यहां से 0 डिग्री से, 1 मिनट, क्या बता रहा था मैं, 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा। देखिए, अगर हम 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएं, ये 0 डिग्री था इसमें, और सबसे लास्ट जो छोर आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। लेकिन ये लाइन सीधा नहीं रहता है, याद रखिए, ये पूरा गोल घुमा रहता है, राउंड टाइप का रहता है। इसलिए याद रखिए, देशांतर रेखाएं पैरेलल नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं। तो जब 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो ऐसे में कुल 12 घंटे का समय लग जाएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि देखो 15 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो आप बोले कि अगर 15 डिग्री मूव करना है तो इसके लिए 1 घंटा का समय चाहिए, अभी मैंने ऊपर समझाया था। और इस प्रकार अगर 180 डिग्री घूमना है तो टोटल 12 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 15 को अगर 180 बनाना है तो 12 टाइम्स हमको बढ़ाना होगा। तो 1 को भी 12 टाइम्स अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आपका 12 बार बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि आप ये कैसे समझे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री हम पूर्व की ओर जाएं तो 12 घंटे का समय लगेगा, और 12 घंटे चूंकि हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि यह समय जो है 12 घंटे आगे का, ये ग्रीनविच के समय से 12 घंटे आगे है। यानी कि मतलब ये है कि अगर ग्रीनविच पर 1 बज रहा है तो वहां 12 घंटे बाद का समय दिखाएगा। कहां पर, आप 12 घंटे आगे जो गए हैं, या फिर 180 डिग्री की लाइन पर। आप ये समझ लो कि ग्रीनविच ये 0 डिग्री है, तो यहां पर अगर 1 बज रहा है मान लो, तो जो 180 डिग्री वाला स्थान होगा, जहां पर 180 डिग्री देशांतर रेखा जहां से क्रॉस कर रही होगी, वहां पर 12 घंटे आगे का समय होगा। कहने का मतलब ये है।
आई होप कि ये बात समझ पा रहे होंगे आप। और यही चीज सेम टू सेम अप्लाई होगा कब, जब हम ग्रीनविच से 180 डिग्री पीछे जाएं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए 12 घंटे पीछे का समय दिखेगा कब, जब हम ग्रीनविच से 180 डिग्री पीछे जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसी प्रकार ग्रीनविच से 12 घंटे पीछे का समय दिखेगा यदि हम 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएं। तो पश्चिम की ओर जाने का मतलब पीछे जाना हमने अभी पढ़ा, और पूर्व की ओर जाने का मतलब आगे जाना, ये हमने पढ़ा था। अब 180 डिग्री की बात है तो उसमें 12 घंटे लगेंगे ही लगेंगे, ये चीज मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर समझिए, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि देखो इन दोनों के बीच अगर टाइम का आप गैप देखेंगे, कि मान लो ये आपका पृथ्वी है, जो कि अभी पूरी तरीके से अच्छा नहीं बना, ये पृथ्वी है। मैं ये बोलूं कि ये जो स्थान है ये 180 डिग्री वेस्ट को दर्शा रहा है, और ये जो स्थान है ये 180 डिग्री ईस्ट को दर्शा रहा है। तो इस दोनों में यानी कि यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में, लेट से ये T1 है और ये T2 है, तो T1 और T2 में कितने का डिफरेंस होगा बताओ। तो ये कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है। आप बताओ डिग्री में यानी कि देशांतर रेखा के माप में कितने अंतर आया, तो आप बोलोगे ये 180 डिग्री पीछे है और ये 180 डिग्री आगे है, यानी कि ओवरऑल 360 डिग्री का अंतर आ गया। ठीक है, पीछे का मतलब इसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो दोनों में जब डिफरेंस निकालोगे तो 360 डिग्री का टोटल अंतर आएगा देशांतर में। और आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 360 डिग्री में 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है यानी 1/15 घंटे, 4 मिनट को हम 1/15 आवर्स बोलेंगे, तो 360 डिग्री में कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 घंटे। इससे ये काटोगे 24 बार में कट जाएगा। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री यानी पश्चिम और पूर्व के बीच का जो टाइम का गैप है वो एक दिन और रात का अंतर है, यानी कि 24 घंटे का अंतर है। अभी आपने देखा भी था कि 0 डिग्री से अगर हम 180 डिग्री तक मूव करते थे तो टाइम में 12 आवर का गैप आता था। तो 180 डिग्री राइट मूव करोगे तो 12 घंटे, और 180 डिग्री अगर लेफ्ट मूव करोगे तो यहाँ भी तो 12 घंटे लग जाएंगे, तो ओवरऑल 24 घंटे लग जाएंगे। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, और इससे आसान भाषा में समझाना मुझे नहीं लगता है कि आपको और कहीं ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये चीज पसंद आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके बारे में। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, मैंने आपको क्या बोला था कि हर एक देश जो है वो अपना टाइम जो निर्धारित करता है वो किसके आधार पर या किसके कंपैरिजन में, ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके कंपैरिजन में अपना टाइम वो लोग मापते हैं। कोई किसी भी देश की बात कर लूं, जैसे इंडिया की भी बात करेंगे तो इंडिया का जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है, वो है 82.5 डिग्री। ये चीज आगे मैं बताऊंगा आपको, पहले यहां पर आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। आप देखें कि दुनिया को कुल 24 टाइम जोन में यहां पर डिवाइड किया गया है। पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है पूरे वर्ल्ड को। अब इसमें आप देखेंगे कि 24 टाइम जोनों में डिवाइड किया गया है, और चूंकि जो हम बेस लाइन मानते हैं, जो आधार बनाते हैं, वो हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानते हैं, और इसके कंपैरिजन में ही हम अलग अलग जगह पर टाइम निकालते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि अलग अलग स्थान पर टाइम में अंतर भी है। यानी जो 0 डिग्री पर टाइम है वही जरूरी नहीं है कि 10 डिग्री पर या 20 डिग्री पर या 180 डिग्री पर सेम टाइम हो। जैसे भारत का जो समय होता है वो इंग्लैंड के समय से या फिर GMT के टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। ठीक है, 5.5 आवर्स क्या रहता है, वो आगे रहता है, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आप देख लीजिए कि दोनों एक ही पृथ्वी पर ही दोनों देश हैं, इंग्लैंड और भारत भी, लेकिन दोनों जगह टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। तो आप बोलोगे कि एक्चुअल टाइम किसको माने फिर हम, अगर अलग अलग समय पर टाइम, सॉरी, अलग अलग स्थान पर टाइम अलग अलग दिखा रहा है, तो जो सही समय है वो कौन सा है। तो इसके लिए क्या किया गया है, आप यहां पर देखेंगे कि एक विशेष जगह है ऐसा
जहां से वास्तविक रूप से दिन की शुरुआत होती है और उसी के टाइम को हम वास्तव टाइम मानते हैं। तो वो जो स्थान है जहां से वास्तविक दिन की शुरुआत हम मानते हैं, यानी कि आप मान के चलो एक्चुअल दिन का शुरुआत 7 बजे कहीं पर हुआ सुबह में, ठीक है। 1 मिनट, 7 AM पर मान लो हुआ। लेकिन अब कहीं पर आप देखेंगे कि उससे 2 घंटे अगर टाइम पीछे है किसी स्थान पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 5 बजे सुबह हो जाएगा। कहीं पर ये चीज और ज्यादा है, यानी कि जैसे भारत का देखोगे तो 5.5 घंटे का अंतर रहता है, तो ये 5.5 घंटे और आगे आ जाएगा। तो टाइम में डिफरेंस है। अब कहने का मतलब है कि वास्तविक टाइम कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा हमें। तो वो स्थान जहां पर वास्तविक रूप से दिन की शुरुआत मानी जाती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उसी स्थान को बोलते हैं दोस्तों हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हुई, वह विशेष स्थान जहां से वास्तविक रूप से दिन की शुरुआत होती है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। और ये जो रेखा है, ये प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाली ये रेखा है। अब आप ये समझ पाए कि देखो, अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है, ठीक है, थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, इसको मिटा करके ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये चीज आप समझिए कि मान लो अगर ये पृथ्वी है और ये नॉर्थ पोल है आपका और ये साउथ पोल है, तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये जो लाइन है, या कोई भी लाइन जो इसको एड मिलाती है, मान लो यही लाइन है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको मैं शॉर्ट में IDL बोल देता हूं, इंटरनेशनल डेट लाइन। चूंकि यहाँ पर यही बात बोला गया है कि ये प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है और साथ ही साथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये एक साथ कनेक्ट करती है, और ये काल्पनिक रेखा भी है। तो आप देखेंगे, हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा, उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो एक प्रकार की देशांतर रेखा है। और यही चीज आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्लियर भी किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा पर खींची गई है, यानी कि लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास ही खींचा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। अब यहाँ पर मैं इस चीज को आपको मैप से भी दिखा देता हूं। पहले ये समझ लीजिए कि जब हम इस रेखा को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं, तो हमारी यात्रा की दिशा के आधार पर दिन की संख्या में या तो वृद्धि हो जाती है या फिर कमी हो जाती है। अब ये कब होगा, तो आप अगर इस लाइन से आगे जाएंगे, यानी कि इससे पूर्व की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ, तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा इसमें। और अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीछे अगर जाते हैं तो एक दिन कम होगा, और आगे जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब ये चूंकि दिन आगे बढ़ जाता है ईस्ट में जाने पर, और वेस्ट में जाने पर दिन कम हो जाता है। तो अगर आपको एक्चुअल डेट निकालना हो कि कितना दिन हमें लगेगा किसी पार्टिकुलर जगह पर पहुंचने पर, तो आप देखेंगे, बहुत ध्यान से ये चीज समझिए, अब इसका उल्टा होने वाला है। उल्टा क्या होने वाला है, ये भी आप अभी समझ जाइएगा। देखिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, बहुत सीधा सा बात है। जैसे हमें पश्चिम की तरफ जाना है और हमें पता है कि पश्चिम की तरफ दिन जो है वो एक दिन कम हो जाता है, तो आपको एक्चुअल डेट, अगर आप जानते हैं कि मुझे 5 दिन लगने वाला है, तो आप तो ये समझ पाएंगे कि चूंकि हम इंटरनेशनल डेट लाइन से पीछे जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन कम हो जाएगा। तो आपको 5 दिन में से एक दिन कम ना करके उसको 6 दिन मानना पड़ेगा, यानी ओवरऑल एक दिन आपको बढ़ा के चलना पड़ेगा। तब आप समझेंगे कि आप सही में 5 दिन में पहुंच पाएंगे। और वही चीज है, पूर्व की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो उधर एक दिन ज्यादा शो होता है, तो एक दिन आपको इधर माइनस करना होगा। ये चीज आगे आपको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको डायग्राम से ये चीज दिखा देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, दूसरा वाला, ये डायग्राम जो है दोस्तों, इसमें क्या दिखाया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन को दिखाया गया है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको कि आप इजिली इसको देख पाए। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन बीच से ड्रॉ किया गया है, ये जो मैं रेड से अभी दिखा रहा हूं, ये जो लाइन है, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। देखिए, ये है आपका IDL, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये आप देख रहे हैं, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर के लगभग ठीक बीच से होकर यह गुजर रहा है।
इंटरनेशनल डेट लाइन और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ये जोड़ भी रहा है, और ये लगभग लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा के आसपास खींचा गया है। अब जो अभी मैंने आपको समझाया उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर यानी पीछे की ओर अगर हम यात्रा करेंगे तो ऐसे में हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा। कारण क्या है, मैंने बताया था कि पीछे जाने पर टाइम कम हो जाता है यानी अवधि कम हो जाता है, इसलिए हमें एक दिन जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम पूर्व की ओर यात्रा करेंगे तो हमें वास्तव समय पता करने के लिए एक दिन घटाना पड़ेगा अवधि बढ़ने के कारण। अब बात करते हैं, देखिए विश्व के जो देश थे, विश्व के जितने भी देश थे उनकी आपसी सहमति के द्वारा मानक याम युत्तर का मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके कंपैरिजन में ही सभी देश अपना अपना टाइम को निर्धारित करते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया वर्ल्ड लेवल पे यानी विश्व स्तर पर, और ऐसे ही हर एक देश का अपना एक देशांतर रेखा होता है जिसके कंपैरिजन में वो अपना टाइम सेट करते हैं अपने यहाँ का, ठीक है। तो उस देशांतर रेखा को हम उस देश का मानक याम युत्तर बोलेंगे, ठीक है, यानी कि मेन टाइम लाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि मानक याम युत्तर जो था हर एक देश के लिए जो होना है, इसके लिए आपसी सहमति देशों में क्या बनी थी कि जो मानक याम युत्तर हुआ किसी भी देश का, वो 7.5 डिग्री यानी 7 डिग्री और 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर यानी मल्टीपल पर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि भारत में क्या है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो काफी अधिक है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो अगर 30 डिग्री का अंतर है तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइमिंग के बीच में। तो 2 घंटे के अंतर से दोनों जगह शासन करना मुश्किल हो जाएगा, दोनों जगह प्रशासनिक कार्य में भी बाधा आएगा। मान लीजिए कोई प्रशासनिक चीज एक ही टाइम में लागू करना है पूरे भारत में, तो आप देखेंगे कि गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में वो नहीं लागू हो पाएगा सेम टाइम पर। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत में ये 7.5 डिग्री वाला झंझट खत्म कर दिया गया, और भारत में पूर्वी और पश्चिमी छोर के समय में जो 2 घंटे का अंतर है उसको हटाने के लिए या फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये चीज आसान बनाने के लिए भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम युत्तर चुना गया है। यानी कि मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत का जो मानक याम युत्तर है, जो मेन टाइम वाली रेखा है वो 82.5 डिग्री है, भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये चीज लिख रखा है, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम आईएसटी बोलते हैं। अब ये जो रेखा है दोस्त, सबसे पहले तो इसको हम भारत का मानक याम युत्तर बोलते हैं, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही हम भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपने देखा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वैसे ही जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, फिर हो गया आपका उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, उमा छत से उड़ी आंधी में, उमा छत से उड़ी आंधी में आप देखेंगे ऊ से हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छत से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, उरी से हो जाएगा ओडिशा, और आंधी में इससे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टाइप के एग्जाम में भी पूछा गया है, भारतीय मानक समय रेखा जो है ये प्रयागराज के निकट जो शहर है एक मिर्जापुर, वहां से गुजरती है, ये याद रखिएगा। प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है, उसके निकट एक शहर है मिर्जापुर, यहीं से होकर के ये लाइन पास करता है यानी कि गुजरता है। अब बात करें कि यह ग्रीनविच से कितना आगे है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है यानी कि जो प्रधान याम युत्तर रेखा विश्व स्तर पर है, 0 डिग्री देशांतर जिसको हम बोलते हैं, उससे कितना आगे है, तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 डिग्री यानी 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो यहाँ केवल रेखा की नहीं बात हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। भारत का जो टाइमिंग है वो ग्रीनविच के टाइम से यानी कि इंग्लैंड के टाइम से लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, तो मैंने आपको एक चीज तो बताया था कि देखो भाई याद रखो
कि 1 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का, मैंने बताया था ना। और अगर 15 डिग्री देशांतर की हम बात करेंगे तो इस पर लगभग 1 घंटे का अंतर आता है। तो अब आप देखेंगे कि 82.5 डिग्री ईस्ट है हमारा जो मानक समय रेखा है वो, यानी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो, ठीक है। और आप ये समझेंगे कि 82.5 डिग्री को अगर अब हम टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। 0 डिग्री से यही डिफरेंस आता है। इसको मैं लिख सकता हूं कि ये 75 डिग्री और प्लस 7.5 डिग्री है। 75 और प्लस 7.5 ऐड करोगे तो ये 82.5 यानी कि लगभग 82 एंड हाफ डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो 75 डिग्री में 15 पिछे 75 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये भी 5 आवर्स यहाँ पे लग जाएगा। और साढ़े 7 घंटे के लिए देखो, जब 15 घंटे के लिए, सॉरी 15 डिग्री के लिए अगर 1 घंटा लगता है, तो 15 डिग्री का आधा है 7.5 डिग्री, तो इसके लिए टाइम 1 घंटा का आधा लगेगा, यानी आधे घंटा। बात है कि नहीं। तो 75 डिग्री पर 15 पिछे 75 यानी कि 5 घंटा, और 7.5 डिग्री पर 15 का आधा यानी कि आधा घंटा। तो 5 घंटा और आधा घंटा का मतलब 5.5 घंटा का अंतर आ गया। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। अब देखिए, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। और सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी नहीं होती। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। कैसे होता है देखो, 179 दो पार्ट में, जैसे ये अगर मान लो पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री वाला छोड़ दो और लास्ट वाला जो ये 180 डिग्री वाला छोड़ दो, क्योंकि वो दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा। तो 180 और 0 के बीच में 179 इधर और 179 इधर, तो 179 का डबल, और एक 0 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री वाला, दोनों मिला दोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा ये जो भारत का मानक समय था उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर बात समझिए आप। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन ये दर्शा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन को, यानी भारतीय मानक समय रेखा को, ठीक है ना। और ये गुजरता कहाँ से है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये शायद आपको नहीं दिख रहा हो, ये जो पॉइंट है दोस्त, ये है आपका मिर्जापुर, ठीक है। तो मिर्जापुर से होकर गुजरता है, मैंने बता ही दिया। आगे देखेंगे तो यह सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, और फिर आंध्र प्रदेश से होके गुजरता है। और ये चीज मैंने पहले भी आपको समझा दिया है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। ये चीज मैंने पहले भी आपको समझा दिया। कारण क्या है कि भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो गुहार मोती है, जो कि गुजरात के इलाके में आता है, ठीक है। और ऐसे ही दूरस्थ पूर्वी बिंदु यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। और आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आएगा, इसलिए 30 डिग्री पे लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो ये याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश किबिथु, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है, इन दोनों के बीच जो समय का अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। और ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो आज के नोट्स में बस इतना ही है। अब हमें क्वेश्चन देखना रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो झारखंड पीसीएस का है, जो कि 2023 के प्री एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सवाल क्या है, आपको निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। पहला वाक्य है इसमें कि मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। दूसरा क्या है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। अगर आपने नोट्स देखा है, स्टार्टिंग की वीडियो देखा है जिसमें मैंने नोट्स के बारे में अच्छे से, नोट्स के द्वारा अच्छे से ये सारी चीजें समझाई हैं, तो आप आसानी से इसमें सही और गलत पता लगा लोगे। तीसरा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी भारत की, इतना पूर्व जो है वो भारत की मानक देशांतर रेखा है।
चौथा है कि मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। ये मैंने नोट्स में आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाया था दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि जो है उसका चाहे अक्षांशीय विस्तार लीजिए या देशांतरीय विस्तार लीजिए, दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। और यही कारण है कि मैंने ये भी समझाया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, और वैसे ही सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो गुजरात है। दोनों में चूंकि ये 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए मैंने ये भी समझाया था कि 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, और ये 30 डिग्री का देशांतर का अंतर आता है, इसलिए यहाँ 2 घंटे का अंतर आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 2.5 घंटे का अंतर है, यानी कि ये गलत हो गया, ये तो सही है पहला। अब चूंकि पहला सही है तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पहले को क्या बोल रहा है, ये सही बता रहा है। दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए दूसरे को हम सही नहीं कह सकते, तो जहां भी दूसरे को सही कह रहा है वो ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। ये कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व, ये जो देशांतर रेखा है वो भारत की मानक देशांतर रेखा है, और ये सही भी है। आपको मैंने बताया था कि भारत का जो मानक समय रेखा है या मानक देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, और ये भारत में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। और क्या है, चौथा है आपका कि मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये भी सही है निश्चित तौर पर। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये जो विस्तार हो गया अक्षांशीय विस्तार, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया 29 डिग्री और 2 मिनट लगभग, जो कि 30 डिग्री के आसपास का है। इसी प्रकार आप भारत का देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर यानी कि 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और इनका जो विस्तार हुआ यानी अंतर जो हुआ वो 29 डिग्री 18 मिनट का है। इस प्रकार अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री माना जा सकता है, जो कि मैंने बताया भी, और कथन इस प्रकार एक सही है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर के बीच स्थानीय समय में 117 मिनट 12 सेकेंड, जो कि लगभग 2 घंटे का अंतर माना जा सकता है। ठीक है, लेकिन 2.5 घंटे का तो नहीं है। और साथ ही 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको मानक देशांतर रेखा भारत के लिए माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि मान लीजिए कि इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अर्धरात्रि है, यानी कि 12 बजे रात का समय ये मान सकते हैं हम। एक स्थान पर, यानी कि कोई स्थान है जहां पर सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वो क्या होगा, यानी कि देशांतरीय स्थिति बताना है। अब देखो अर्धरात्रि यानी 12 बजे, ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है कि 6 बजे सुबह, तो टाइम में अंतर कितने का आ गया, डिफरेंस कितने का है, आप बोलोगे 6 आवर्स का है। और हमें ये पता है दोस्त, आपसे यहाँ पर ऑप्शंस में ये देशांतर की स्थिति दिया है कि कितना देशांतर, कितना डिग्री, कितना मिनट देशांतर की स्थिति होगी जहां पर 6 बज रहा है। ठीक है, टाइम आगे है तो निश्चित तौर पर पूर्वी ही होगा, तो 82.5 डिग्री से तो ज्यादा होगा, ये बात तो फिक्स है। तो ये ऑप्शन दोनों तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब टाइम बढ़ता है, और पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो टाइम घटता है। अब आप देखें कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा, ये तो भारत का ही आईएसटी है, तो निश्चित तौर पर उससे आगे का होगा यहाँ पर जो भी देशांतर रेखा होगी, तो ये दोनों नहीं होगा। अब हमें पता था कि 15 डिग्री देशांतर घूमने में टाइम लग जाता है 1 घंटा, लेकिन यहाँ 6 घंटा का बात है, यानी कि ये 6 टाइम्स है, ध्यान से समझिएगा। तो इसको भी मैं 6 गुना अगर कर दूं तो टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि देशांतर में कितना बदलाव आ जाएगा, तो 15 छक्का 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो आप देखें कि ऐसे तो 82.5 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री जोड़ दोगे तो 9 8 17 यानी 172 डिग्री और आधा, फिर यानी कि 30 मिनट। तो 172 और 30 ऑप्शन बी सही है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे जो भी मैं बता रहा हूं। और अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप पहले स्टार्टिंग में जाइए और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है अपने नोट्स के थ्रू वो पढ़िए। निश्चित तौर पर
आप ये चीज़ समझ पाएँगे और भली-भाँति समझ पाएँगे और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा और आपको कहीं देखने को मिलेगा इसका सॉल्यूशन। तो निश्चित तौर पर अगर आपको समझ आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, गुजरात के पश्चिमी गाँव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? आपने देखा था और मैंने बताया भी था कि ये अंतराल लगभग 2 घंटे का है, जो कि 117 मिनट और 12 सेकंड का अंतर होता है और 117 मिनट 12 सेकंड जो है वो 2 घंटा के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए ऑप्शन बी हम सही मानेंगे। इसका कारण क्या था ये भी मैंने बता दिया था। दोनों के जो दोनों का जो देशांतरीय स्थिति है उसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है और 15 डिग्री पे 1 घंटे का समय का अंतर आता है, इसलिए 30 डिग्री पर लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा। सो दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, ये पूछ रहा है। अगला क्या है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। नेक्स्ट है, बंगलुरु की अवस्थिति जो है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती यानी कि अधिक दक्षिण की ओर है। बंगलुरु जो है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण की ओर है। अब देखिए, या तो इनका हमें देशांतरीय विस्तार या फिर अक्षांशीय विस्तार ये सब मालूम रहे या फिर मैप आपको पूरी तरीके से याद रहे, तो ही ये दो ही कंडीशन है जब हम इनका आंसर सही सही बता पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, जो कि पहला कथन है इसका कि जबलपुर की जो देशांतर रेखा है वो इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच आएगा। देखिए, जबलपुर का जो देशांतरीय स्थिति है वो लगभग 79 से 80 तक के आसपास है। ठीक है, इतना डिग्री ईस्ट आप मान लो। ये हो गया जबलपुर का। अब ये इंदौर और भोपाल के बीच में तभी आएगा जब इंदौर जो हो वो 79 से पहले हो या फिर भोपाल इससे पहले हो और दूसरा शहर जो हो वो 80 या फिर उसके बाद हो। यही हो सकता है। इंदौर की अगर आप देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो इंदौर की जो स्थिति है ये लगभग 75 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है। ठीक है, और 76 तक जाता है। ऐसे ही भोपाल की अगर बात करेंगे तो भोपाल जो है ये 77 के आसपास का है, इसका जो देशांतरीय स्थिति है। तो अब आप देखें कि ये 79 और 80 था और ये 75 से 77 तक ही सिमट गए, तो इनके बीच में 79 या 80 तो नहीं आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब पहला जिसमें भी सही दे रखा है वो ऑप्शन तो यहाँ पर हम बोलें कि ये सही तो नहीं है बिल्कुल भी। अब बच जाता है सी या फिर बी। बी की बात करें तो ये कह रहा है कि औरंगाबाद जो है उसका अक्षांश जो है वो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो इनका अक्षांश रेखा भी अब हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कई ऐसे शहर हैं जिनका हमें अक्षांश और देशांतर याद रखना पड़ेगा। जैसे औरंगाबाद की बात कर रहा है कि औरंगाबाद जो है वो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। अगर हम औरंगाबाद की बात करें कि औरंगाबाद का अक्षांशीय स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति इसका लगभग 19 से 20 तक का है। ये नॉर्थ होगा, यानी 19 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ। ये मैं लगभग बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं है मुझे भी, आगे मैं आपको देख के बताऊंगा ही इसमें से, लेकिन कम से कम इतना याद रहना चाहिए कि हम सही आंसर मार्क कर पाए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं औरंगाबाद को, ये बोल रहा है कि बड़ोदरा और पुणे के बीच होगा। तो अगर मैं बड़ोदरा की बात करूं कि बड़ोदरा का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये 21 से 22 के आसपास है, 21 से 22 डिग्री नॉर्थ। और पुणे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पुणे का जो स्थिति है वो 17 से करीब करीब 19 डिग्री नॉर्थ के आसपास है। अब आप देखो कि 19-20 जो है, अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखो इन दोनों में। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि देखिए मिनिमम जो है दोस्त यहाँ पर वो 17 है और मैक्सिमम क्या है 22 है। तो क्या 17 और 22 के बीच में ये दोनों आ रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब कि ये कथन बिल्कुल सत्य है कि औरंगाबाद का अक्षांशीय स्थिति जो है वो बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के
बीच है, तो दूसरा तो सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा कि बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है या फिर नहीं। ठीक है, तो बेंगलुरु की जो, अब दक्षिणवर्ती कैसे देखेंगे, हमें अक्षांशीय स्थिति ही देखना पड़ेगा। तो बेंगलुरु की जो अक्षांशीय स्थिति है वो आप देखेंगे कि ये 12 से 13 के करीब है। ठीक है, 12 डिग्री 39 मिनट से लगभग ये 13 के आसपास का है। और अगर आप देखते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई का जो स्थिति है वो 12:54 से 13 के आसपास है। 12:54 यानी 12 डिग्री 54 मिनट से 13 डिग्री के आसपास है। तो इससे ये ज्यादा दक्षिण हुआ निश्चित तौर पर। बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की स्थिति में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये बात आपसे पूछा गया है। बोलेंगे कि कैसे ये ज्यादा दक्षिणवर्ती हो गया, यानी ज्यादा दक्षिण में कैसे हुआ। ये बात समझिए, नॉर्थ वाला किसका ज्यादा है, नॉर्थ की वैल्यू इसका ज्यादा है 12:54। 12:54 यानी कि ये ज्यादा नॉर्थ में हुआ। ठीक है, और ये 12:39 यानी कि ये नॉर्थ में कम है, इसकी वैल्यू कम है। तो जैसे मान लो ये मैं इंडिया का नीचे वाला हिस्सा अगर बनाऊं, प्रायद्वीपीय भारत जिसको आप बोल सकते हैं, तो 12:39 मान के चलो, अगर ये लाइन है 12:39 नॉर्थ, 12 डिग्री और 39 मिनट। तो अब बताओ 12 डिग्री और 54 मिनट इससे ऊपर होगा या नीचे होगा। तो चूंकि ये नॉर्थ की वैल्यू है तो और नॉर्थ का मतलब और ऊपर होगा ये, यानी और उत्तर स्थिति बताना है। तो ये 12:54 इसके ऊपर होगा, 12 डिग्री और 54। तो ये अगर ऊपर है 12:54 वाला चेन्नई वाला, तो बेंगलुरु उसके नीचे हुआ, इसका मतलब और ज्यादा दक्षिण में हुआ। नीचे का जो डायरेक्शन है वही तो साउथ है, यानी कि तीसरा भी सही है। तो हम बोलेंगे कि दूसरा और तीसरा सही है। बाकी जरा डिटेल में एक बार देख लेते हैं क्या स्थिति है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंसस 2011 का है उसके आधार पर जबलपुर का जो अक्षांशीय स्थिति है, जिसमें नॉर्थ लगा है वो अक्षांशीय स्थिति हुआ, और जिसमें ईस्ट लगा है वो देशांतरीय स्थिति हुआ। वैसे ही इंदौर का आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, भोपाल का, औरंगाबाद का भी, जिसका नाम वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। वडोदरा की अगर बात करें तो ये 2150 नॉर्थ से 2250 नॉर्थ तक है, और ऐसे ही या यहाँ पर आप देशांतरीय विस्तार देख सकते हैं, पुणे का, बेंगलुरु का और चेन्नई का भी देख सकते हैं। लगभग याद रहना चाहिए तभी हम आंसर मार्क कर पाएंगे, निश्चित तौर पर दूसरा कोई उपाय इसमें नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी में लेके चलते हैं निश्चित तौर पर जीएस के अंदर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी आईएसटी देशांतर के निकटतम है। अब देखो इसमें निकटतम कौन सा होगा। सबसे पहले आईएसटी किसको बोलते हैं, 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। ये जो आपका देशांतर रेखा है इसको हम मानक समय देशांतर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें यह ढूंढना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका देशांतरीय स्थिति जो होगा वो 82 डिग्री 30 मिनट के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो यहाँ भी अब लगभग में आपको देशांतरीय स्थिति पता रहना चाहिए। जैसे रीवा की मैं बात करूं तो इसका देशांतरीय स्थिति जो होता है वो लगभग 81 से 82 डिग्री ईस्ट है। सागर की अगर मैं बात करूं, सागर जो है वो 78 के आसपास है, 78 डिग्री ईस्ट। उज्जैन, उज्जैन का जो स्थिति है देशांतरी ये 75 टू 76 डिग्री ईस्ट है। एंड होशंगाबाद, होशंगाबाद का क्या स्थिति है, ये है 76 टू 78 के आसपास। ठीक है, तो 82.5 के सबसे करीब कौन सा है, 81-82 वाला, तो ये हो गया रीवा, ऑप्शन ए आपका सही है। और आगे हम एक्चुअल वैल्यू भी देख लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रीवा जो है इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 81 डिग्री 2 मिनट से 82 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है। वैसे ही सागर का 78 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री एंड 20 मिनट ईस्ट। उज्जैन का क्या है, 75 डिग्री ईस्ट टू 76 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। और ऐसे ही नर्मदापुरम जो कि वर्तमान नाम है होशंगाबाद का, इसका भी देशांतरीय स्थिति आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्लियर है कि सबसे करीब का जो शहर है वो रीवा। नंबर 6 की बात करें, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। अच्छा बताइए, भारतीय मानक समय यानी कि 82.5 डिग्री की बात की जा रही है। ठीक है, तो 82.5 लिखना है तो ऐसे ना लिखना चाहिए। ठीक है, और ये दे रहा है 92 डिग्री। ठीक है, शिलोंग, शिलोंग और ईस्ट में हो गया। डिफरेंस आप चेक कर लो,
डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ से आधा अगर जोड़ दो तो 83 हो जाएगा, यानी 7 और 2 9, तो 9.5 डिग्री का अंतर है यहाँ पर। बात है कि नहीं? तो 9.5 डिग्री में आप बताइए कि कितने मिनट का अंतर आएगा, तो हमें मिनट निकालना होगा। 9.5 हमें ये पता है कि देखो 1 डिग्री पर कितने का अंतर आता है, 4 मिनट का। ठीक है, तो आप बताओ 9.5 यानी 9 दूना 18 और 1 19/2 पर कितने का अंतर आएगा, तो आप बोलोगे 4 और गुना में 19/2, 2 से इसको काटोगे 2 बार में तो 19 दूना ये 38 मिनट आएगा, यानी 38 मिनट टाइम आगे होगा वहां पर। ठीक है, यानी कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 10 बज रहा है, तो 92 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां 38 मिनट ज्यादा टाइम दिखाएगा, यानी कि 10:38। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। उसी तरीके से हम क्या, आसान है, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो भारतीय मानक समय जो है वो कितना होता है, मानक जो यामयोत्तर है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है, तो IST का जो देशांतरीय विस्तार है ये है 82.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है 120 डिग्री ईस्ट, तो डिफरेंस कितने का हुआ, आप बोलोगे दोस्त कि डिफरेंस हो गया, देखो अगर ये 83 होता तो 37 का डिफरेंस आता है, यानी कि 37.5, इतने डिग्री का डिफरेंस हो गया, जिसको मैं 65/2 डिग्री बोल सकता हूँ। अब आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। यहाँ पे 65 का आधा है तो इसको 4 से गुना कर दो, 4 दूना 8 और 65 दूना ये 75 होगा, सॉरी दिस इज 75 नॉट 65, 75/2 and this is also 75, so that 75 to the 150 minutes। अब 150 मिनट का मतलब कितना हुआ, आप बोलोगे 2 hours and 30 मिनट, तो 2 घंटे और 30 मिनट जोड़ दो। किस में जोड़ोगे, मध्याह्न यानी कि मिड टाइम की बात कर रहा है, 12 बजे, तो 12 बजे में जोड़ दो आप कितना, 2 घंटे और 30 मिनट, तो 12 और 2 14 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, भारतीय मानक समय की यामयोत्तर कहां से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। अगर आपको याद होगा मैंने एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया था कि उमा जो है, उमा छत से उड़ी, कैसे उड़ी भाई, आंधी में। मैंने ये भी बताया था उसे उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र नहीं आता है, सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और ट्रिक भी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय मानक की देशांतर रेखा जो है, मानक समय की देशांतर रेखा, वो किस नगर से नहीं गुजरती है, नागपुर से, पटना से, दिल्ली से या इलाहाबाद से। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है ये, कैसे आसान हो गया, लेकिन ऑप्शन देख के ये आसान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहां से होकर गुजरती है ये पूछ रहा है। ठीक है, नहीं वाला बात नहीं था, अगर मैंने नहीं बोला तो आप समझिए कि मैंने नहीं को नहीं बोला, यानी कि बाय मिस्टेक बोला। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस शहर से गुजरता है। मैंने आपको बताया था दोस्त कि ये मिर्जापुर शहर से गुजरता है, और मिर्जापुर जो है वो प्रयागराज के निकट है। हालांकि हो सकता है कि ये उस समय के हिसाब से ऑप्शन डी को सही मान लिया गया हो, लेकिन आज के डेट में अगर उत्तर पूछेंगे तो यहाँ पर इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। ठीक है, मिर्जापुर याद रखिए। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, वो किस नगर से या किस शहर से गुजरती है, तो मिर्जापुर शहर का नाम है जो कि प्रयागराज के निकट स्थित है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो इलाहाबाद से गुजरती है, बट उस टाइम में ये हो सकता है कि ऑप्शन डी को विभाग जो हो या फिर जो भी आपका आयोग है वो सही माना। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वही बोल रहा है कि प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी को सही माना जा सकता है, माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का मतलब IST से है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा से है, और वो कितने डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। आई होप कि ये बात आपको याद। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है कि IST किस स्थान के समीप से गुजरता है। इलाहाबाद के निकट से, मैंने बताया ही था, मिर्जापुर शहर का नाम है। ठीक है,
तो किसके निकट से पूछ रहा है, तो हम इलाहाबाद के निकट बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच यानी जीएमटी के बीच में कितना अंतर है? 5.5 घंटे। मैंने बताया ही था। ठीक है, ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री हम देशांतर को बोलते हैं, और भारतीय मानक समय का जो देशांतरीय स्थिति है वो कितना है? 82.5 डिग्री। अब इन दोनों का डिफरेंस लेकर के आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम का डिफरेंस आएगा। वो मैंने स्टार्टिंग में इसी वीडियो में बता भी दिया है कैलकुलेट करके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो को पीछे करिए और उस चीज को जरूर देखिए और समझिए कि कैसे कैलकुलेशन करके हम 5 hours and 30 minutes लाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक जगह नहीं, कई जगह पूछा गया है। बीपीएससी में ही नहीं, ये छोटे बड़े एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिएगा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप जगह का नाम है, में सूर्योदय 5 बजे होता है, ठीक है 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के बीच में लगभग लगभग 2 घंटे का अंतर होता है टाइम में। तो आप देखें कि अगर यहाँ पर 5 बजे का टाइमिंग है तो वहां निश्चित तौर पर 2 घंटे का अंतर आएगा, तो 2 घंटे उसमें बढ़ा दो आप। बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि 7 बजे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश चूंकि ईस्ट में है यहाँ पर, तो उसका टाइम आगे होगा। तो 5 बजे जो है वो आगे है, आगे का मतलब पहले। ठीक है ना? और गुजरात जो होगा वो 2 घंटा पीछे होगा। तो निश्चित तौर पर 2 घंटा पीछे कहने का मतलब गुजरात की टाइमिंग उसके 2 घंटा बाद की टाइमिंग होगी, तो 7 बजे। देखिए दोस्त, अगला सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? मतलब अगर मैं मोटे तौर पर समझाऊं, मान लो अगर ये इंडिया का मैप है और इसमें दिल्ली यहाँ पर है, तो इसी लाइन पर इसके नीचे में या ऊपर में इसमें से कौन सा शहर स्थित है, या फिर इस लाइन के सबसे ज्यादा करीब कौन सा शहर है? अगर बात करेंगे आप नागपुर की और पुणे की, नागपुर और पुणे चूंकि महाराष्ट्र में आते हैं और महाराष्ट्र जो है ये पश्चिमी इलाका है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली के ठीक नीचे ये नहीं होगा। ये मान के चलिए, ये नहीं होने वाला है आंसर। ऑप्शन डी और सी। हैदराबाद और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु होगा, कर्नाटक का राजधानी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा। और तेलंगाना इस इलाके में है, तो अगर आप अनुमान लगाने के लिए भी बोलेंगे तो मैं इसमें बेंगलुरु को लगा दूंगा, क्योंकि तेलंगाना इसमें थोड़ा अलग है। तो हैदराबाद को मैं नहीं चूज करूंगा, ऑप्शन ए को चूज करूंगा। अब बात करें कि एग्जैक्ट आंसर कैसे लाएंगे, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए फिर से आपको देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार दिल्ली के साथ साथ इस चारों ऑप्शंस के भी पता रहने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप याद रखिए, मैं लगभग मैं बताता हूं, दिल्ली का जो देशांतरीय विस्तार है वो 76 टू 77 है। 76 टू 77 डिग्री ईस्ट। अब बात करें बेंगलुरु की, बेंगलुरु की क्या स्थिति है? 77 के आसपास है। हैदराबाद की क्या है देशांतरीय स्थिति? 78 के आसपास है। नागपुर की क्या है? तो आप देखेंगे कि नागपुर है 78 के ही आसपास, चूंकि ये भी आपका 78 से 79, 78 से 79 है ईस्ट। और पुणे की क्या स्थिति है? पुणे 73 टू 75 डिग्री ईस्ट है। आप देखेंगे कि इसमें सबसे करीब कौन सा आ रहा है, चूंकि दिल्ली है 76 से 77, तो 77 वाला सबसे करीब हुआ, यानी कि ऑप्शन ए। तो ऐसे हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए ये डाटा। ठीक है, जो कि याद रखना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दिल्ली का देशांतरीय विस्तार गिवन है आपको, और बेंगलुरु का, हैदराबाद का, नागपुर का और पुणे का भी गिवन है। इसमें देखेंगे कि सबसे करीब का जो है वो 77 वाला है, जो कि बेंगलुरु है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर। अगला और आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं? देखिए, एक चीज याद रखिए कि कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, कहां पर? छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कॉमन इलाका है। आप देखेंगे कि
छत्तीसगढ़ वो इलाका है जहां से कर्क रेखा भी पास करती है और भारतीय मानक समय रेखा भी पास करती है। तो ये जहां पर क्रॉस करते हैं वो छत्तीसगढ़ का इलाका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार, ये आपसे ऑप्शन पूछा गया है। सही उत्तर यहाँ पर बताने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है बुंदेलखंड, अगला है बघेलखंड, मालवा और इनमें से कोई नहीं। और ये 69th बीपीएससी का 2023 प्री का क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है, 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है। याद रखिए जो पठार है दोस्तों वो है बघेलखंड, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में एक दूसरे को काटते हैं, जो कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। और ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको बहुत से ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर ऐसा बात है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल अगर द जीएस सॉल्वर पे आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पाया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।